नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और हमेशा इस पे क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन हो, छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो। आईएएस का अगर मेंस है तो उस पर भी पंचायती राज पर प्रश्न आएगा, पीसीएस का मेंस है तो उसमें भी पंचायती राज पर प्रश्न आएगा, और इनके दोनों के प्री में 2 से 4 प्रश्न पंचायती राज पर आ जाते हैं। यह हमेशा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है और सभी अभ्यर्थियों को पंचायती राज पर अपनी मजबूती रखनी चाहिए। आपके सामने स्क्रीन में मैंने डिटेल में कुछ चीज़ें लिख दिया है ताकि मैं उसको आज संक्षेप में अपने इस लेक्चर में संक्षेप में सब चीज़ के बारे में बता दूं। इंग्लिश में लिखा है इसलिए कि इंग्लिश में लिख दिया है, हिंदी में बोल रहा हूँ, तो दोनों मीडियम के बच्चे जो हिंदी और इंग्लिश है दोनों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहले मैंने प्रेजेंट सिनेरियो लिखा है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में बना था, ये लाया गया था। इसमें एक नया पार्ट 9 जोड़ा गया था। एक एक शब्द इसमें रट के रखिएगा क्योंकि इसमें से कोई भी शब्द बेफजूल नहीं है, निरर्थक नहीं है। ये किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आया है और मैं जो एक्सप्लेन करूँगा, कम से कम इसमें 3 वीडियो लगेंगे, तो उनको एक एक शब्द को बहुत अच्छे से गंभीरता से सुन लीजिएगा। तो मैंने बताया कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 कहलाता है। पेपर में कभी कभी आ जाता है कि पंचायती राज एक्ट कब लागू किया गया, तो आपको एक लाइन रटी रहती है 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, और 1992 में आप टिक लगा जाते हैं। पीसीएस के पेपर में, आईएएस के पेपर में, सभी पेपरों में ऐसा होता है और आए हैं प्रश्न। तब आप 1992 लगा जाते हैं क्योंकि आपको पता रहता है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 लिखा हुआ है। जबकि ये इम्प्लीमेंट हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। तो जब ये आए कि ये एक्ट कब लागू हुआ, तो आप 1993 लिखेंगे, 1992 नहीं लिखेंगे। एक क्वेश्चन बनता है कि पंचायती राज डे कब मनाते हैं, तो 24 अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि ये केम इनटू फोर्स ही हुआ था, अस्तित्व में आया था 24 अप्रैल 1993 में। अब प्रश्न आता है कि इतना लेट क्यों आया? जब लोकसभा ने इसको 22 दिसंबर 92 में पारित कर दिया था, राज्यसभा ने इसे 23 दिसंबर 92 में पारित कर दिया था, तो फिर इसको 24 अप्रैल 93 क्यों होना पड़ा? उसका रीजन ये था क्योंकि ये फेडरल सिस्टम से संबंधित हमारा अमेंडमेंट एक्ट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसलिए इसमें आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी जरूरी था। मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि जो फेडरल सिस्टम को प्रभावित करते हैं उसके लिए आधे से अधिक राज्यों की जरूरत पड़ती है। तो ये फेडरल सिस्टम को, केंद्र और राज्यों के संबंधों को प्रभावित कर रहा था, इसलिए आधे से अधिक राज्यों के, जब 17 राज्यों ने इसको समर्थन दे दिया था, तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 24 अप्रैल 1993 को इस पंचायती राज एक्ट को स्वीकृत कर दे दिया था। इस एक्ट में एक शेड्यूल जोड़ा गया था, अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसे 11th शेड्यूल कहते हैं। आपको मैंने पहले भी कई लेक्चर में बताया है कि इस समय हमारे संविधान में 12 अनुसूची है और मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। तो ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है संविधान में। इस 11वीं अनुसूची में 29 फंक्शनल आइटम हैं, कार्य संबंधी 29 आइटम्स हैं, जिन पर पंचायतों को अपने काम करने का अधिकार है, उन पर कार्रवाई करने का अधिकार है, उन कामों को करेंगे पंचायतें। और ये काम 29 जो आइटम्स है आर्टिकल 243G में है। ध्यान रखिएगा, हमारे पंचायती राज के जो आर्टिकल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ये आर्टिकल है, पंचायती राज 243 से 243O तक उल्लेख है। 243O ध्यान रखिएगा। पेपर में कभी आ जाए कि पंचायती राज एक्ट
के अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं किसमें उल्लेख किया गया है, तो आप 243 से 243O लिख कर आएंगे। ठीक है। और आपको पहले मैं बता चुका हूँ आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कि पंचायती राज का उल्लेख अनुच्छेद 40 में भी उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 40 में है पंचायती राज, आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक है। ठीक है, इसको आप काउंट भी कर लीजिएगा, 243 से 243O तक कितने नंबर आते हैं समझ लीजिए, उतने इसमें सेक्शंस हैं। तो ये आपकी हिस्ट्री समझ में आ गई कि हमारा जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो 73rd अमेंडमेंट आया तो कैसे आया। इससे पहले 64वां 65वां संविधान संशोधन आया था राजीव गांधी गवर्नमेंट के समय, उस पर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और पीछे लेके जाएंगे। अब आता है थोड़ा हिस्ट्री। जब हम 1992 में आए, इस आज के समय में जो पंचायती राज लागू है उस अस्तित्व में, उससे पहले क्या पोजीशन थी। तो प्रश्न कभी कभी आता है कि हिंदुस्तान में पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था जिसे कहते हैं 3 टियर सिस्टम, तो ये 3 टियर सिस्टम कब लागू हुआ था, तो आपको बता दें राजस्थान में पहली बार पंचायती राज लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को, और वो शहर था नागौर। प्रश्न आ जाएगा जीके में कि पहली बार पंचायती राज किस शहर से प्रारंभ हुआ था, किस जिले से प्रारंभ हुआ था, तो नागौर जिला था राजस्थान का। और दूसरा आंध्र प्रदेश ने स्वीकार कर लिया था 1959 में ही। ठीक है। अब यह आता है, जब इतिहास की बात करते हैं तो एक प्रश्न यह भी आता है कि हमारे जो पंचायती राज है ये कैसे आज की पोजीशन में, इस एक्चुअल पोजीशन में जो आज जिसे हम देख रहे हैं, किन किन चरणों से होकर, किन किन समितियों की कौन कौन से रिकमेंडेशन से निकल कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये प्रश्न आपको मैंने पिछले वीडियोज में या अभी आपके सामने वीडियो आएंगे, यूपी पीसीएस का मैं पेपर सॉल्व करा रहा था तो मैंने देखा 2021 2022 सभी वर्षों में एक नए क्वेश्चन पंचायती राज की कमेटी से आया है। तो अब देखिए दाहिने साइड इंपॉर्टेंट कमेटीज रिलेटेड पीआरआईज, पीआरआईज का मतलब यहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से है। पहली कमेटी दिख रही है बलवंत राय मेहता कमेटी, इसलिए मैंने इसका समय लिख दिया है। कभी कभी पेपर में आता है कि बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी और रिपोर्ट कब दी थी, तो ध्यान रहे बलवंत राय मेहता कमेटी की स्थापना जनवरी 1957 में हुई थी, और आपको बता दें इनकी रिपोर्ट भी 1957 में ही आ गई थी दिसंबर में। तो कहीं नोट कर लीजिएगा, जो चीज़ें आपके बोर्ड में न लिखी हों उसको अगर मेरे लेक्चर में आता है तो उसे ज़रूर नोट करते जाइएगा। सामान्य रूप से, सतही रूप से लेक्चर को मत सुनिएगा, वरना परीक्षा में सफल होना आसान नहीं है। 40 to 50 लाख इस अभ्यर्थी एप्लीकेंट फॉर्म भरते हैं और कुछ थाउजेंड ही उसमें सफल होते हैं, इसलिए इसे कोई भी लेक्चर आप सुपरफिशियल सतही रूप से मत सुनिएगा। वही स्टूडेंट, वही एप्लीकेंट इस पर फोकस रहें जो चाहते हैं वो पीसीएस, आईएएस या जिस परीक्षा को में बैठें उस पर अपना चयन करा लें, इसलिए गंभीरता से देखिएगा। बलवंत राय मेहता कमेटी की स्थापना जनवरी 1957 में हुई थी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी 1957 दिसंबर में दे दिया था। ऐसे ही अशोक मेहता कमेटी, यह भी इंपॉर्टेंट कमेटी है, ये दिसंबर 97 में गठित हुई थी। इसको जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी इमरजेंसी के बाद, तो अशोक मेहता कमेटी की गठन दिसंबर 1977 में उन्होंने किया था और इसकी रिपोर्ट 1978 में आई थी, ध्यान रखिएगा। अगली है जीवी के राव कमेटी। जीवी के राव कमेटी 1985 में आई। इसके बाद देखिए मैंने लाइन खींच दिया है। लाइन इसलिए खींच दिया है, पहले 3 कमेटी एक साथ रखी है और बाद की 3 कमेटी एक साथ रखी है, क्योंकि वो पहले 3 कमेटियां हैं वो इतिहास की बात करती हैं, और जिसको ध्यान में रख के तो हमारा ये पंचायती राज एक्ट बना है। लेकिन फुली कंसंट्रेटेड एलएम सिंघवी, थुंगन और गाडगिल कमेटी पर था, क्योंकि ये कमेटी फोकस्ड हो गई थी और उसी सरकार के द्वारा
जो कांग्रेस शासित सरकार थी उसके द्वारा ही ये कमेटी गठित की गई थी, इसलिए उनका मकसद ही था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना, इस जो आज हमारे अस्तित्व में पंचायती राज है उसको लाना। तो इसमें जो भी रिकमेंडेशन दी गई हैं एल.एम. सिंघवी कमेटी, थुंगन कमेटी और गाडगिल कमेटी में, वो कहीं ना कहीं हमारे पंचायती राज एक्ट का पार्ट है। तो इस सीरियल से आप इस कमेटी को याद रखिएगा, क्योंकि इन कमेटी का वर्ष पूछता है, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के डेट पूछता है, और ये कहता है इसको सीरियल से लगाइए। आपको अगर सन याद नहीं है तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रिकमेंडेशन तो बाद की बात है, रिकमेंडेशन तो बहुत ही गहन अध्ययन पे चला गया आपका। ये तो सामने है कि कमेटी आप याद रखिए, सीरियल याद रखिए, उनके एस्टेब्लिशमेंट का, स्थापना का, कॉन्स्टिट्यूशन का कब वो कॉन्स्टिट्यूटेड हुई है उसकी डेट याद रखिए। तो बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में संक्षेप में बता दूं, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात करता था, जिस व्यवस्था में आज हमारी पंचायती राज है। क्योंकि हमारा पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था में है, जिसमें हम ग्रास रूट लेवल पर ग्राम पंचायतें हैं, और ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति है, और जिला लेवल पर जिला पंचायत है। तो इसका इन्होंने रिकमेंडेशन किया था। दूसरा है अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी ने 2 टियर सिस्टम की बात की थी, लिखते रहिएगा, 2 टियर सिस्टम की बात की थी, द्विस्तरीय, जिसमें उन्होंने कहा था ब्लॉक होगा और केवल जिला होगा, और जिला ही मुख्य एग्जीक्यूटिव एजेंसी होगी। फिर आता है जीवी के राव कमेटी। जीवी के राव कमेटी 1985 में बनी थी। इन्होंने कहा था कि पंचायतों को अगर चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल तक पंचायतें और डेवलपमेंट पहुंचे, तो आप पंचायतों से ब्यूरोक्रेसी को हटा दीजिए। ब्यूरोक्रेसी के हाथ में पंचायतों का विकास नहीं होगा। आप पंचायतों को डिसेंट्रलाइज कीजिए। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, जैसे हम बोलते हैं ना ग्रास रूट लेवल, उन्होंने कहा था ग्रास विदाउट रूट हो रही है, ग्रास विदाउट रूट हो रही है। इसलिए जीवी के राव कमेटी का रिकमेंडेशन थी कि आप ब्यूरोक्रेसी को इससे समाप्त कीजिए, डेवलपमेंट से पंचायतों के। इसके बाद एल.एम. सिंघवी कमेटी आई। एल.एम. सिंघवी कमेटी तब बनाई गई जब कांग्रेस शासित सरकार ने यह सोच लिया था कि हम पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देंगे। तो एल.एम. सिंघवी कमेटी ने रिकमेंडेशन की दिया था कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया जाए पंचायती राज को, अगर चाहते हैं कि एक्चुअल लेवल पर डिसेंट्रलाइज हो। तो क्वेश्चन कभी आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन के बाद, संवैधानिकरण के बाद किस कमेटी ने कहा था पंचायती राज को, तो वो कमेटी थी एल.एम. सिंघवी कमेटी। इसके बाद थुंगन कमेटी आई। थुंगन कमेटी पार्लियामेंट की कमेटी थी, जिसको विचार करना था इस पूरे पंचायती राज एक्ट के आपका गठन के बारे में, उनके पूरे अमली जामा पहनाने के संबंध में थुंगन कमेटी का गठन हुआ था। इसी प्रकार गाडगिल कमेटी का भी गठन किया गया था। गाडगिल कमेटी का भी उद्देश्य यही था, 98 में बी.एन. गाडगिल की कमेटी के नेतृत्व बनाया गया था कि कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से और प्रभावशाली तरीके से पंचायती राज चल पाए, इस पर सुझाव दीजिए। उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात कहा था, और गाडगिल ने भी कहा था 3 टियर सिस्टम हो। उन्होंने कहा था कि 5 साल का इसका कार्यकाल हो, रिजर्वेशन SC/ST वुमेन्स को है। तो कहने का आशा, गाडगिल कमेटी की जितनी भी रिकमेंडेशन थी वो सब 73वें संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार की गई। तो इसलिए ध्यान रखिए, एल.एम. सिंघवी, थुंगन कमेटी और गाडगिल कमेटी, ये कमेटी की रिकमेंडेशन बहुत हद तक आज के 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 93 को जो पंचायती राज हमारे सामने आया है, संविधान का पार्ट बना है, उसमें ये 3 के उल्लेख थे। इसलिए 6 के 6 जो आपके कमिटीज हैं, इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब आता है पंचायती राज की विशेषताएं क्या है। तो आप देखिएगा टेबल में लिखा है ग्राम सभा, 3 टियर सिस्टम, इलेक्शन ऑफ द मेंबर एंड चेयरमैन, रिजर्वेशन ऑफ सीट, ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत, डिस्क्वालिफिकेशन स्टेट कमीशन। मैं हिंदी बोलता जा रहा हूँ। ग्राम सभा, त्रिस्तरीय व्यवस्था, सदस्यों और अध्यक्षों के चुनाव, रिजर्वेशन ऑफ द सीट, स्थानों का आरक्षण, ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत,
पंचायत की कार्यावधि, डिस्क्वालिफिकेशंस, अयोग्यताएं, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग, पावर्स फंक्शन, शक्तियां एवं कार्य, फाइनेंसेस, वित्त, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, ऑडिट एंड अकाउंट्स, लेखा परीक्षण और लेखा, एग्जम्प्टेड स्टेट्स एंड एरियाज, वो राज्य और क्षेत्र जो इससे अवमुक्त है। ये 12 पॉइंट है। इन 12 पॉइंट में मैं नए और नेक्स्ट लेक्चर में इस पर डिटेल से हम डिस्कशन करेंगे। अगले लेक्चर के लिए आप तैयार रहिए। इतना जो मैंने अभी तक बोला है, कहा है, लेक्चर दिया है, उसको सुन लीजिए, नोट कर लीजिए।